ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, सबसे पहली बात तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। तो बड़े चैप्टर्स में ना कंफ्यूजन है, किसी में कुछ लिख रखा है, किसी में कुछ लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब हम सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है, मेरे पास दो चार डेफिनेशंस हैं, वेरी स्मॉल एंड ईजी। सबसे पहला पार्ट है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसमें हम ना ये चीज पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम बोले कि यार ये लोहा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो बड़ा ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। अब उसको हम तोड़ रहे हैं तो किस तरीके से उसको ब्रेक किया जाए कि वो हमें ईजीएस्ट वे में मिले, या हम क्या चीज़ करें, कौन सी मतलब किस मेटल की कितनी स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को जब हम फाइंड करते हैं तो दैट विल बी इलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम आगे देखने वाले हैं। लेट अस सी इलास्टिसिटी के लिए हम यहाँ पर करेंगे the property of matter due to which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force। देखो, जब हमने सबसे पहले ना काइनेमैटिक्स में पढ़ा था कि व्हाट इज, ठीक है, स्टार्टिंग में फोर्स के तीन काम हम जी, सबसे पहले गाड़ी चलने लगे, जो चल रहा है उसको रोक लेगा, और तीसरी चीज हमने क्या कहा था, चेंज इन शेप। ताकि फोर्स के हमारे पास तीन तरह के होंगे। पहले, द बॉडी एट रेस्ट will remain at rest until unless acted upon by a force. A body in motion will remain in motion until unless acted upon by a force. और फोर्स ने तीसरा क्या काम करना था कि अगर मान लो मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ और मोशन में या किसी और में जा ही नहीं रहा, तो इट देयर विल बी सम चेंजेस इन दी शेप, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस इन दी शेप हो जाएंगी। सो ये तीन चीज़ें आ गई। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं चेंज इन शेप। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इलास्टिसिटी क्या है कि मेरे पास मान लो कोई चीज़ है और मैं उसको, जैसे ये मेरा पेन है, मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ ऐसे, तो मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, लेकिन व्हेन आई लेफ्ट द फोर्स इट रीगेन्ड इट्स पोजीशन एब्सोल्युटली, है ना। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब हम देखना है इसके बारे में, हम सारा कुछ स्टडी करेंगे। इलास्टिसिटी समझ में आ गया, सिर्फ हमें अभी अभी सिर्फ एक डेफिनेशन देखनी है, ठीक है ना। चलो जी, अब इसके अब बात देखते हैं। नाउ देयर आर टू अदर थिंग्स। तो एक हमारे पास चला जाता है जी स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप inside the body is called stress। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस की डेफिनेशन है। अब देखो, जैसे मैंने इसको टेढ़ा किया पेन को, तो ये तो हो गई एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो ये अपने आप मूवमेंट करके पीछे की तरफ चला गया। तो भाई कहीं ना कहीं से कोई फोर्स तो लगी ही होगी, क्योंकि जब मैंने इसको टेढ़ा कर दिया और मैंने हाथ छोड़ दिया तो आई एम नॉट दी वन हु इज अप्लाइंग दी फोर्स, बट यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लगी जिसके कारण इसने मोशन किया। तो वो वाली जो फोर्स है उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स।
इसका टिपिकल एग्जांपल है जैसे कि हमारा स्प्रिंग, जब मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, बट उसके बाद स्प्रिंग उसको वापस खींचेगा, तो दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो इस बॉडी के अंदर डेवलप हुई उसको मैंने क्या नाम दिया, स्ट्रेस। बट वहां पर कोई ना कोई एक डिफॉर्मिंग फोर्स तो है ही। देयर इज अ फोर्स विच इज ट्राइंग टू डिफॉर्म दी बॉडी, वो डिफॉर्मेशन हो रही है, इट इज टेकिंग प्लेस, और वो जो फोर्स होगी एक्सटर्नल फोर्स उसको हम वी विल कॉल इट डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्ट्रेस जो है इट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इट इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कैलकुलेशन क्या होगा, स्ट्रेस is measured by the magnitude of the deforming force acting on unit area of body when बिस्मित बेटा समझ आ रहा है ना। तो इन्होंने बोला कि जो आपके पास ये हो जाएगा रीस्टोरिंग जो स्ट्रेस है उसको हमने रीस्टोरिंग फोर्स की तरह हमने बोल दिया, लेकिन अब मैंने जैसे मान लो इसको फोर्स लगाया और इसको डिफॉर्म किया और मैंने इसको छोड़ दिया, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई, बट मुझे कैसे पता कि इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आई, इसका तो कोई फार्मूला है नहीं मेरे पास और मुझे पता नहीं है कि रीस्टोरिंग फोर्स आई कितनी। तो मैंने मान के चला कि भाई जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स थी ना उसके बराबर थी रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला आपके पास आ गया, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है F पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो ये आ गया आपका स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स करेंगे इन अवर फॉर्मूला। तो इस बात को आपने याद रखना है, और ये हो गया मेरे पास स्ट्रेस। इज दैट फाइन, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो प्रॉब्लम। चलो तो अब इसके बाद आ जाए हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कौन कौन से आएंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की हमारे पास डेफिनेशन होती है व्हेन the stress or deforming force is perpendicular to the surface, ठीक है। तो मेरे पास इसका एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बॉडी पड़ी, दिस इज अ बॉडी, ठीक है। और मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये मेरी एफ एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री एंगल पर है, तो जो 90 डिग्री एंगल पर है दैट विल बी कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। ये हो गया आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस।
सिंपल डेफिनेशन हो तो वही जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए। तो एफ आपका ऊपर से आ गया और एरिया ये हो गया। अब इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें स्टडी करने वाले हैं कि कोई बॉडी जो है वो प्रेस हो रही है तो वो कितनी प्रेस होएगी। अगर मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, टेंसाइल स्ट्रेस लेकर जा रहा हूँ तो कितना होगा दिस। इसमें भी फर्दर आप इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। वन विल बी कॉल्ड कॉम्प्रेसिव and other will be called tensile stress। ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये दो तरह के आपके पास यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव आपको पता चल गया कि जिसमें वो कंप्रेस होगा, वॉल्यूम विल रिड्यूस। और टेंसाइल स्ट्रेस है जिसमें हम ऐसे ऊपर की तरफ खींच देंगे तो इट विल बी लाइक पुलिंग फोर्स, जो ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो दैट विल बी टेंसाइल, अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो दैट विल बी कंप्रेसिव। सो ये तो इजी है, आपको समझ आई गया होगा। ये दो तरह का होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे आपके पास आ जाता है शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज दिस? शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है, अब इसके लिए किस तरह का डायग्राम हमारा बनता है। जैसे ये हमारी बॉडी बन गई, ठीक है। और अब इसको जो स्ट्रेसेस हमें, दैट फोर्स शुड बी टेंजेंशियल। तो ये जो फोर्स है अब ये टेंजेंशियल है। तो अब आप सोच के देखो बेटा, जैसे हम ऐसे ऐसे हाथ करके लेके चलते हैं ऐसे, इट्स लाइक दिस। ये जो फोर्स है, एक तो फोर्स है ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे और ऊपर की तरफ, वो तो टेंसाइल हो गई। लेकिन अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं तो दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फोर्स और शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, जैसे आप अपनी बुक के ऊपर लगाओ और आपकी बुक के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे ये बुक पड़ी है तो इस तरह से ये आपकी हो जाएगी शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इसमें डिफॉर्मेशन होएगी। अब जो ये वाले केसेस हैं, इनमें तो डिफॉर्मेशन आपको क्लियरली इमेजिन कर सकते हो कि या तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, द शेप विल चेंज। तो ये है दिस फोर्स changes the shape। शेप चेंज होएगी मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो अभी ये प्रॉपर क्यूबॉइड है, लेकिन अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो ये क्यूबॉइड विल चेंज। तो क्यूबॉइड आपका पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, तो इट विल बिकम अ डिफरेंट शेप। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास शेयरिंग एंड टेंजेंशियल। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो ये शेयरिंग, तो इसमें भी होता यही है कि अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस का भी मैग्नीट्यूड आपका डिवाइडेड बाय ए ही आएगा। एरिया इज द टॉप सरफेस एरिया। वो बात अलग है कि नाउ फोर्स इज लाइक परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, और या फिर आप कह सकते हो इट इज अलोंग द एरिया। फॉर्मूला आपका टिपिकली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये हो गया, ठीक है, टेंजेंशियल शेयरिंग, बस ये दो तरह के हैं। और तीसरा एक और होता है, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम से रिलेटेड है, पूरा 3D डायग्राम बनेगा, उसमें हमारे पास ये देखना पड़ेगा क्या होगा। देखो लेट अस से कि हमारे पास एक बॉल है और वो मैंने बॉल यहाँ पे रखी हुई है। Now this ball is underneath water, अब पानी डेप्थ पर है, तो इट विल बी हैविंग फ्रॉम ऑल दी साइड्स।
इट इज हैविंग प्रेशर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। तो सभी साइड से जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे, चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, तो इसके वॉल्यूम को रिड्यूस होने की कंडीशन लगेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो, जिसमें हमने कहा था कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि देयर इज ए बैलून विच इज एट द बॉटम ऑफ द लेक, तो उसका बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे वो सरफेस पर जा रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग बिगर। तो तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना, और उस फॉर्मूले से आपने उसका वॉल्यूम फाइंड किया था, क्योंकि सरफेस पर प्रेशर कुछ और है और बॉटम पे प्रेशर कुछ और है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये इस तरह से आपके पास जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये आपका बन गया सफियर। तो ये सॉलिड सफियर है, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ना या कम होना तो बहुत ही रेयर है ना, बहुत थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इट्स नॉट ए बैलून, बट फिर भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस तो है ही। सो दीज आर कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस जो होते हैं इनको, वेट ए मिनट, कभी सिंपल नहीं दिया हुआ, चलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो एक्चुअली में प्रेशर के बराबर ही होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर तो प्रेशर वेरिएबल है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि नहीं, देयर इज अ एवरीवेयर द प्रेशर इज द सेम, तो दैट प्रेशर विल बी टेकन एज द स्ट्रेस। एनी डाउट्स बेटा यहां तक? नो डाउट्स? बिस्मित, आर यू लिसनिंग? तो ऐसी यूनिट स्ट्रेस का क्या होता है, ऊपर बताना था, रह गया। ऐसा ही यूनिट स्ट्रेस का आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे कि जी सिग्मा इज इक्वल टू एफ ए। सो ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी कह सकते हो। तो ऐसा ही इसके जो यूनिट्स हैं और जो इसके डायमेंशंस हैं, दे आर सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। Units and dimensions are same as those of pressure। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है बेटा। दैट इज वाई ओनली जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो वी से दैट द स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। तो वो टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया बन गया, तो आपके पास वो प्रेशर वाली चीज ही बन गई। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रेस। तो तीन चीजें हो गई, ठीक है, ऐसा यूनिट्स हो गया, बस दैट्स इट। लो जी, तो ये आपका स्ट्रेस हो गया बेटा। तो स्ट्रेस आप कितने तरीके में लोगे? तीन तरीकों में। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेन? अब हमने फोर्स लगा दी तो वहां पर कुछ चेंजेस हो गई, ठीक है ना। लो जी, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? द रिलेटिव चेंज ऑफ शेप ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर हमने स्ट्रेस लगा दिया तो उसके कारण उसकी शेप चेंज हो गई। तो जो उसकी शेप चेंज हो रही है उसका हम अगर मैं रिलेटिवली देखूंगे चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन। तो ये तो हो गई आपके पास डेफिनेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्ट्रेन। मैथमेटिकली स्ट्रेन को हम ऐसे शो करते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन। ये ग्रीक लेटर्स हैं, सिग्मा, एप्सिलॉन, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक है। तो ये आ गया एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो आपके पास आया बोलते हैं हम स्ट्रेन। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन, इसको चेंज इन डायमेंशन लिख देते हैं, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब मैंने ये डायमेंशन क्यों लिखा, क्योंकि भाई अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल स्ट्रेस है, जो कि जिसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, चलो ये भी मैं लिखवा देता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल। स्ट्रेस अलोंग द लेंथ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूंगा तो जो यहाँ पर स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है, जो भी ऊपर नीचे जा रहा है, बॉडी छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, उसके लिए लेंथ यूज होगी। तो उसके लिए क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं शीयर स्ट्रेस की बात करूंगा तो चेंज इन एंगल, तो दैट वी विल डू। तो अब ये मेरे पास स्ट्रेन की एक जेन्युइन डेफिनेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। और इसके एसआई यूनिट्स और ये सब मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ या डायमेंशन की बात करूँ तो वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। तो बेसिकली मीटर बाय मीटर हो गया, मीटर बाय मीटर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्ट्रेन इज a unitless and dimensionless variable। वेरिएबल लिख दो या फिजिकल क्वांटिटी लिख दो, वन इज द सेम थिंग, ठीक है ना, वेरिएबल, ठीक है। तो इसके कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो लेंथ बाय लेंथ हो गया और वो आफ्टर ऑल कट ही जाएगा, मीटर बाय मीटर हो गया, वो डायमेंशनलेस हो गया। तो ये हो गया स्ट्रेन। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस किया था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, तो यहाँ पर किया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये वाली डायग्राम बनेगी, शियर स्ट्रेस तो ये वाली डायग्राम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो उसी प्रकार अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण आया, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वेट अ मिनट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो आपका कैसे आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, दोनों रिलेटेड है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी गिवन बाय, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे L, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दिस इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डायग्राम इसका कौन सा होगा, जो ये अपने ऊपर बनाया, यही वाले डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। स्मिथ बेटा कोई डाउट बीच बीच में रिस्पॉन्ड करा, मुझे पता चलता रहेगा कहीं आप कट ऑफ तो नहीं हो गए हो, तो वो बोलते रहा करो फिर, ठीक है ना, बीच बीच में। लो जी, अगर ये वाली फोर्स लग रही है तो लेट अस से कि आप जो शेप है वो चेंज हो चुकी है और वो यहां तक चली गई, लेट अस से यहां तक वो बन गई। सो ये चेंज हो गया, तो इतनी जो लेंथ आपके पास आई ना, दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन लेंथ। कंप्रेसिव है तो कंप्रेस हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल है, टेंसाइल है तो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कंप्रेस हो गई और ओरिजिनल लेंथ इसकी जो थी वो आएगी हमारे पास डेल्टा, वो आएगी एल। तो ओरिजिनली इट वाज एल
और अब चेंज कितनी होगी, डेल्टा एल। ठीक है, चेंज होगी डेल्टा एल। तो मेरे पास यहां पर ये बन गया स्ट्रेन, देयर शुड बी नो डाउट इन इट, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, लो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 2 पर, और पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास shear strain। shear strain जिसमें shearing फोर्स वहां पर लग रही है, तो shearing strain ये रहा मेरे पास, shearing stress। तो सेम डायग्राम कॉपी करने का पर्पस सिर्फ ये है बेटा कि मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि अच्छा ठीक है उस स्ट्रेस का ये वाला स्ट्रेन है, टिपिकली सेम। जैसे ये, अब अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं तो व्हाट विल हैपन, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं आप खुद सोच के देखो। ये जो चीज है ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी, पॉसिबिलिटी इज कि दिस विल मूव लाइक दिस। ठीक है, अब जब ये आगे चला गया तो यहां पर जो थीटा आया, तो लेट मी कॉल दिस एज फाई, इसको फाई लिखते हैं बेटा, थीटा नहीं लिखते, फाई इज द पॉपुलर नोटेशन फॉर दिस। तो ये हो गया फाई, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, शेप टेढ़ी हो गई। तो जो भी ये शेप टेढ़ी हुई और शेयरिंग स्ट्रेन, तो इसको मैथमेटिकली हम जब लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन एस, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो या इसको लिखते हैं ए, नॉट एल, ए। नाउ व्हाट इज ए? ए इज दिस लेंथ, ठीक है, और ये जो छोटी सी यहां पर इंक्रीज हुई, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एक्स। ये जो इतने इतने चेंजेस हो गए इसको हमने बोला डेल्टा एक्स। तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू tan phi which will be approximately equal to phi provided phi is tending to 0। बात समझ में आ गई? तो अगर फाई टेंडिंग टू जीरो है, जैसे ऑब्वियसली मेरे पास मान लो मैं ये टेबल ही है, या मेरे पास जो टेबल के ऊपर शीशा पड़ा है वो है, मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो कितनी चेंजेस हो जाएंगी? बहुत ही कम। थीटा थीटा अगर आएगा भी तो बहुत ही कम आएगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। तो उस थीटा के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपका tan phi इज इक्वल टू फाई। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है दैट विल बी इक्वल टू थीटा। सो शेयरिंग स्ट्रेन is equal to phi। Is that fine बेटा? ठीक है, चलो तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। तो अब रह गया मेरे पास सिर्फ थर्ड है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक। तो ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही होगा वो। यहाँ पे आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एज पर द डेफिनेशन टेल्स अस इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। तो फिर से मैं वही पुराने वाले डायग्राम यहाँ से उठाकर लाता हूँ, जैसे इसको छोटा कर दिया। चलो ये थोड़ा मैं नया बना लेता हूँ डायग्राम। ना लेट अस से कि ये हमारे पास बड़ा था, ठीक है, लेकिन इसको हमने प्रेशराइज किया और इसको प्रेशराइज करके छोटा बना दिया। ठीक है, तो प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा था यहां से, लाइक दिस। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है वी विल टेक इट एज पी एवरीवेयर। ठीक है, तो जो प्रेशर है सारा यूनिफॉर्म है, उसने क्या किया, इसके वॉल्यूम को छोटा कर दिया और सिर्फ इतनी सी बॉडी रह गई आपके पास।
ठीक है, तो ये बॉडी छोटी हो गई और आपके पास इतनी सी बॉडी रह गई। तो पहले इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम था v, लेकिन अब चेंजेस हो गई तो हम लिख देंगे डेल्टा v। अब देखो, अब यहाँ पर डेल्टा v नेगेटिव आएगा, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा, वी विल कॉल इट डेल्टा v बाई वी, एंड दैट विल डिपेंड कि वॉल्यूम बड़ा हुआ कि कम हुआ, वो हम बाद में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी नेगेटिव, इस तरह से अपने आप ही आ जाएगा सब, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो हम मान के चलेंगे कि डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलो जी, नथिंग देयर बेटा, चले आगे। यहां तक कोई डिफिकल्टी लगी आपको इस चैप्टर में कि यार समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से लगा? गुड, इसके साथ हमारा चैप्टर आधा हो गया ये द चैप्टर इज नाउ आधा। चलो, अब इसके बाद हम करते हैं द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है बेटा ये। अगर हमने इसी पेस पर चलते रहे तो मुझे लगता है कि आज ही खत्म हो जाएगा। अगर आज नहीं तो कल तो पक्के से ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ डीपीपीज रह जाएंगी आपकी और उसके डाउट्स लेने रह जाएंगे। तो वो तुमने तो सिर्फ वही करने हैं सब्जेक्टिव, तो फिर तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी, अब सिंपल बात है, तीन तरह का स्ट्रेस है, तीन तरह का स्ट्रेन, तो उन दोनों को रिलेट करने के लिए तीन तरह के मॉडुलस होंगे। सिंपल, तो पहला जो मॉडुलस होगा इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, एक स्पेशल नाम दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस। यंग्स बेसिकली, यंग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो यंग्स मॉडुलस है। अदरवाइज इसको वैसे बोला जाए तो लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस भी बोल दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, चलो हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं इसको, वाई। तो यंग्स मॉडुलस और इसका सिंबल है वाई। तो जब भी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। भी कितना स्ट्रेन पैदा करना पड़ेगा इतना स्ट्रेस आएगा, तो उन दोनों की रेशियो को फाइंड करने के लिए मेरे पास ये चीज बनेगी। तो यंग्स मॉडुलस इज, इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain। इजी, तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एस, दैट्स इट। ठीक है ना, y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये आपके पास बन जाता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की रेशियो है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस, ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेसर या मोर इज द यंग्स मॉडुलस lesser will be the strain for the same stress। भाई जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, अगर मैं सिग्मा को कांस्टेंट बोल दूं तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर यंग्स मॉडुलस जिस चीज का ज्यादा है उसमें स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस से स्ट्रेन कम पैदा होगा, मतलब उसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। अब मैं मान लो मैं बात करता हूँ स्टील की या किसी आयरन की, और ऑन कॉन्ट्रेरी किसी एक प्लास्टिक के मटेरियल की, अगर मैं प्लास्टिक के मटेरियल के ऊपर बैठ जाऊंगा तो उसके अंदर स्ट्रेस सेम है लेकिन स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं किसी लोहे की चीज़ के ऊपर चढ़ जाऊं तो स्ट्रेस तो सेम है, मेरा वेट, लेकिन स्ट्रेन सेम नहीं है। अब उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी यंग्स मॉडुलस जो है वो बहुत ज़्यादा है।
Young's modulus is the property of a material, it does not depend on anything. Young's modulus is the property of material. It does not depend upon anything. किसी चीज के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है. स्टील के लिए इतना होता है तो इतना ही होता है, यू कांट चेंज इट. आयरन के लिए इतना है तो इतना ही होता है. तो अगर वाई कांस्टेंट हमारा हो जाता है तो भी ये वाले दोनों के दोनों आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. चलो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने ही होने हैं, बट अदरवाइज जो यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा है उसमें स्ट्रेन कम होगा. ऑल्सो मटीरियल with more Young's modulus is taken as more इलास्टिक. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना. दैट इज वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. बिस्मित, कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है? हर किसी को लगता है कि रबर इज मोर इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होता बेटा. रबर में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी, थोड़ी सी भी अगर मैं ताकत लगाऊंगा तो डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन स्टील में अगर मैं ताकत लगाऊंगा तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा. लेकिन फिजिक्स क्या कहती है कि डिफॉर्मेशन तो हुआ था लेकिन उसने वापस कर लिया भी बड़ी जल्दी. तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है इट इज मोर इलास्टिक. और यहां पर मैं आपको क्या कह चुका हूं कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन कम होंगी. तो जिस चीज के अंदर डिफॉर्मेशन कम है फिजिक्स वालों के लिए इट इज मोर इलास्टिक. चाहे कि ये बिल्कुल मिसनोमर है, बिल्कुल गलत है. आपको लगता है कि सर रबर इज मोर इलास्टिक, इसमें क्या है? बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन वो एक वेग टर्म है, वो हमारी जनरल टर्म है, लोगों के लिए है वो. हमारे लिए स्टील इज मोर इलास्टिक. इज दैट फाइन बेटा? ठीक है. तो जिसमें डिफॉर्मेशन कम है इट इज मोर इलास्टिक. तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस. तो बाकी इसमें और कुछ चीजें नहीं बताने वाली है. सो लेट अस मूव टू नाउ नंबर 2, यंग्स मॉडुलस. इसमें यस थोड़ा सा और इसमें लेकर जाना था. वेट ए मिनट. हाँ, इसकी वैल्यूज भी हम सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं, फॉर्मूला भी ड्राइव कर ही लेते हैं. चलो ये हो गया आपके पास, ठीक है. अब मैं यहाँ पर एक बॉडी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ कर देते हैं. लेट्स से ये एक बॉडी है हमारी, इसकी लेंथ L है और एरिया इसका A है, और मैंने इसको एक ऐसी फोर्स लगाई हुई है जो कि टेंसाइल फोर्स, मतलब नीचे की तरफ इसको हमने फोर्स लगाई है. और ये जो बॉडी है इसने अपनी शेप को इंक्रीज कर लिया. अब ये इस शेप बन चुकी है. ये हो गया आपका डेल्टा L. इज दैट फाइन? पहले ये L था लेकिन इसको मैंने ये रेड कलर में मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स शो कर दी, तो इसको हमने खींचा तो बाद में ये एक नई पोजीशन पर चला जा चुका है और ये जो नई पोजीशन आ गई, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डेल्टा L. तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई. तो इसको अब मैं जब यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई डू? तो देखो भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा, जो ये वाला स्ट्रेस है हमारे पास, ये कितना होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ये हो गया फोर्स
पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये वाला फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, एफ बाय ए एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। इज दैट फाइन। तो ये फॉर्मूला है आपका जो आपको याद रखना है और यूज करना है। दिस इज द फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए डॉट डेल्टा एल। चलो जी, दिस नाउ इट इज कंप्लीट। लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2 नाउ। और अब हम चलते हैं हमारे शीयरिंग वाले पे। तो मॉडुलस ऑफ शीयर, और वी कैन कॉल इट रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। तो अब इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल चीज है। यस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ना इट इज द रेशियो ऑफ, चलो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं मैथमेटिक्स पर जंप करता हूं। मैथमेटिकली ईटा इज इक्वल टू शीयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द शीयर स्ट्रेन। तो शीयर स्ट्रेस आपके पास क्या था, वो तो एफ बाय ए ही था शीयर स्ट्रेस, और शीयरिंग स्ट्रेन हमारे पास था फाई। बेटा ये बात याद है आपको, देखो यहां पर शीयरिंग स्ट्रेन क्या है, फाई, द एंगल विद विच इट हैज मूव्ड। और शीयरिंग स्ट्रेस क्या था, ये रहा शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस इज एफ बाय ए, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर टेंजेंशियल एरिया है, तो वो ए हो गया। तो ये हो गया आपका शीयरिंग स्ट्रेस, और ये हो गया आपका शीयरिंग स्ट्रेन। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो एक बड़ा ही इजी फार्मूला आपके सामने बन गया। शीयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए फाई। तो फाई है तो फाई को आप tan फाई ले सकते हो, कुछ मर्जी ले सकते हो, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। दिस इज दिस, बस इससे ज़्यादा हमें और नहीं कुछ करना इसमें। दिस इज दिस, और इसमें डायग्राम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फार्मूला भी आपका बन गया। बस देयर इज नथिंग एल्स टू नोट। Let us now move to the next part. Now third is, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बचा है, तो उसको हमने नाम दिया बल्क मॉडुलस। एंड वी राइट इट विद कैपिटल बी। तो बल्क मॉडुलस को मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, तो बल्क मॉडुलस इज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये मैं आपको कंप्लीट लिख के दे रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ये आ जाएगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना था वो हमने पहले किया था कि इट इज इक्वल टू प्रेशर। यहां पे देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर P। तो मान के चलो कि इसके ऊपर P प्रेशर है, और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय दिस। तो हमने यहां पर किया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हमने लिखा डेल्टा P। डेल्टा P मतलब चेंज इन प्रेशर, पहले P प्रेशर था, अब हमने इतना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये डेल्टा P। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो आएगा, स्ट्रेन आएगा डेल्टा V बाय V। लेकिन यहां पर अब एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये कि अगर आपके पास डेल्टा P की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पहले P प्रेशर था, अब 2P हो चुका है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो आपका V वॉल्यूम जो है वो छोटा होकर V/2 हो जाएगा। तो जब मैं 2P माइनस P लूंगा तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम लूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो dP/dP विल बी नेगेटिव। दैट इज वाई मुझे यहां पर एक माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। सो बल्क मॉडुलस के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, माइनस V डॉट डेल्टा P बाय
डेल्टा वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम एंड पी इज द प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडुलस है भाई। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे आपको यंग्स मॉडुलस के। शेयर मॉडुलस की डेफिनेशन तो ये सब आने वाली है। बल्क मॉडुलस में थ्योरी बहुत सारी आती है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे आते हैं। बल्क मॉडुलस में थर्मोडायनेमिक्स और ये सब बाकी चीजें छप जाती हैं। अगर डिफिकल्ट लेवल पर जाने की कोशिश हुई तो बल्क मॉडुलस में से आएगा क्वेश्चन। तो B इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। अब यहां पर जो ये बल्क मॉडुलस है ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें इसको ना हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी डॉट dp बाई dv। dp बाई dv जब आप बहुत छोटा कर दो, भी थोड़ा सा ही प्रेशर में चेंज हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हुआ, dp बाई dv। तो ये अब dp बाई dv की वैल्यूज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम आगे करने वाले हैं कि बड़ी तरह की होती है। तो यहाँ पर हम उस तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यू बेटा आपने ना मुझे चलो मैं अभी करवा देता हूँ, बाद में भी याद करवा देना। तो इसको आप बस इतना सा लिख लो यहाँ पे, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल दैट इज इक्वल टू P, और बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक दैट इज इक्वल टू गामा P। इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मुझे श्योरिटी है। यू आर लिसनिंग टू दीज टर्म्स फर्स्ट टाइम, सो डोंट वरी एट ऑल। बहुत ही छोटी चीज है, वी विल डू इट लेटर, ठीक है ना। चलो, तो ये दो स्पेशल केसेस में काउंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स फंस जाते हैं कि आइसोथर्मल में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज कि यार वो क्या रहा है, समझ नहीं आता किसी को। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है बेटा आपका बल्क मॉडुलस। तो इसके साथ हमारे ये सारे के सारे जो मॉडुलस हैं वो भी हो गए सब खत्म, ठीक है। चलो, तो आज हम करते हैं इतना ही बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें बच गई हैं, तो इट विल टेक नियरली हाफ एन आवर मोर। तो वो आज हम दे नहीं पाएंगे, तो हम वो करेंगे कल। और कल की क्लास में आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं DPPs आपसे शेयर करने वाला हूँ, उनको आपने वेरीफाई कर लेना है। जितनी DPPs हो सके उनको करना शुरू कर दो। अच्छा, DPPs आपने करनी नहीं है ना। 1, 2 और 3 मार्क वाली जो है वो भी शेयर कर दूंगा, वो कर दो आप, ठीक है। चलो जी, तो दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। 80% ऑफ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। चलो, वेट अ मिनट।